तो यहाँ पे चेन आइसोमेरिक होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए था 4 और पर्सन आइसोमेरिक होने के लिए 3 और फंक्शनल आइसोमेरिक होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए 2। यहाँ पर 2 कार्बन लिए। अब बताइए आइसोमेरिज में सेम क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला की मॉलिक्यूलर फार्मूला? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फंक्शनल आइसोमेरिज में सेम हमेशा होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर लिखिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन बताइए इसमें डिफरेंट क्या हुआ? तो नाम के पहले क्या लिखा हुआ है फंक्शनल। तो यहाँ पर जो डिफरेंट होगा वह होगा आपका फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल आइसोमेरिज में सेम होना चाहिए आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट होना चाहिए आपका फंक्शनल ग्रुप। तो वह आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाले फेनोमेना चाहे घटना को क्या बोलिएगा फंक्शनल आइसोमेरिज। आप ये वाला भी पढ़े हैं अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे बार आया हुआ यही वाला कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर है। ऑप्शन नंबर ए देगा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ईथर। तो क्या मानिएगा ईथर। तो अल्कोहल का पेयर हो गया आपका ईथर। देखिए सबसे पहले हम 2 कार्बन का अल्कोहल लेते हैं। अब बताइए ईथर का सिंबल हो गया आपका लड्डू और 2 खाली बॉन्ड। इसी को बोलते हैं डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। इसको क्या पढ़ते हैं डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। देखिए 2 खाली बॉन्ड है ना, मेरे पास 2 कार्बन है तो दोनों खाली बॉन्ड में से एक कार्बन को लेफ्ट साइड में लगा दिए, एक खाली बॉन्ड में फिर एक कार्बन को लगा दिए। इसी खाली बॉन्ड को क्या बोलते हैं फ्री वैलेंसी। क्या बोलते हैं फ्री वैलेंसी। अब हाइड्रोजन फिलअप कीजिए। बताइए कितने हाइड्रोजन 3। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर हो गया 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन फिलअप कर दिए। 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन फिलअप कर दिए। बताइए हाउ मेनी कार्बन 2। यहाँ पर भी कार्बन का संख्या 2। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 और 3 और 3 6। तो हाइड्रोजन का संख्या सेम होगी था कहीं नहीं। एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है तो दोनों तरफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया सेम। और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पे अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो यह आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन होगा ईथर। जितना भी बता रहे पेन ये सभी पेन। हाँ अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है। हाँ देखिए जब भी कभी आप ईथर सुनिएगा ना ईथर एनेस्थेसिया में यूज होता है समझे। एनेस्थेसिया का मतलब कि देखिए जब कोई ऑपरेशन होता है तो एनेस्थेसिया की इंजेक्शन पड़ता है जिसको हाँ होता है फार्मूला होता है ईथर का यूज समझे। याद रखिएगा कि अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर मेरा ईथर होता है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 पेयर बहुत ज्यादा पूछा हुआ है। पूछा हुआ है एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर है 4 को ऑप्शन दे देगा। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर हमेशा कौन होता है कीटोन। कौन होता है आपका कीटोन। तो एल्डिहाइड का सिंबल होता है CHO। यहाँ पे CHO लिखिए। इसी एल्डिहाइड को एग्जाम में इस तरह ना लिखे इससे लिख सकता है CHO। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, खाली बॉन्ड तो खाली बॉन्ड। तो CHO को इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म, ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म, ये हो गया उलझा हुआ रूप, ये हो गया आपका सुलझा हुआ रूप। ये हो गया एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन है। तो कीटोन को बोलते हैं CO। एग्जाम में इस तरह दे सकते हैं चाहे CO इस तरह लिख के देगा। जो क्या कीटोन। और इस खाली बॉन्ड में से दोनों में से किसी भी साइड अगर हाइड्रोजन लग जाएंगे तो फिर से बन जाएगा एल्डिहाइड समझे। अगर इस खाली बॉन्ड में हाइड्रोजन ना लगेगा अगर OH ग्रुप लग जाएगा तो यही बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर हो गया मेरा कीटोन। अब इस खाली बॉन्ड में 3 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लगा रहे हैं। 1 कार्बन 2 कार्बन और ये हो गया मेरा 3 कार्बन। तो यहाँ पे जो मेरे पास 3 कार्बन है ये कीटोन है तो 1 कार्बन यूज हो चुका है बचा 4 कार्बन में से 1 कार्बन यूज कर लिए बचे कितने कार्बन 4 सॉरी 3 ना। तो 1 कार्बन यूज हो चुका है बचा 3 कार्बन। ये हो गया 1 कार्बन 2 कार्बन ये हो गया आपका 3 कार्बन। अब हाइड्रोजन फिलअप कीजिए 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन ये भी हो गया आपका 2 हाइड्रोजन।
यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन फिलअप कर दिए, 2 हाइड्रोजन है तो दो बॉन्ड, एक बॉन्ड तो 3 हाइड्रोजन फिलअप कर दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 2 5 5 2 7 1 8, 3 2 5 5 3 8, मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गया इक्वल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ कार्बन का संख्या इक्वल हो गया, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो यह आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज। देखिए यहाँ पे ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो एल्डिहाइड जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे CN ग्रुप है ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये भी कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये भी कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है, ये CONH2 है ये भी कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो जितने भी कार्बन रखने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चलोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया ब्यूट। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते थे एन, यहाँ पर लिख दिए हैं, और एल्डिहाइड के लिए नाम क्या अंत में अल लिखते हैं, क्या लिखते हैं अल। तो 1 नंबर पर अल है तो यहाँ 1 अल लिख सकते हैं, चाहे सिर्फ और सिर्फ अल ही लिख सकते हैं। 1 इसलिए नहीं लिखे, एल्डिहाइड हमेशा 1 ही पोजीशन पे होता है, हमेशा जितना भी ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं ये हमेशा 1 ही पोजीशन पे होता है, तो वो 1 आप दिखा भी सकते हैं चाहे दिखा नहीं भी सकते। इस कंपाउंड का यूनिट नेम हो गया आपका ब्यूटानॉल। अब देखिए ये कीटोन है, सर कीटोन भी तो आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, सत्य ही तो बीच में किनारे में होना चाहिए, तब तक यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप के पास 2 तो खाली बॉन्ड है, तो कीटोन को बोला जाता है बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और इन सभी के पास एक एक खाली बॉन्ड है ना, तो इन सभी को क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम में ये भी ऑब्जेक्टिव बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो 3 को यहाँ से दे देगा, एक यहाँ से दे देगा, तो क्या मानिएगा कीटोन। क्या मानिएगा ऑप्शन में कीटोन। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। इधर से गए तो 2 नंबर पे कीटोन मिला, इधर से गए तो 3 नंबर पे कीटोन मिला, तो इधर तो सबसे कम छोटा नंबर किधर मिला, लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग कीजिए लेफ्ट टू राइट, तो प्रिंसिपल चेन हो गया आपको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये हो गया 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया आपका ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिख दिए एन। और कीटोन के लिए देखिए हम बोले कीटोन, तो कीटोन के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ऑन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑन। तो कहाँ पे ऑन है, 2 नंबर पर ऑन है, यहाँ पर लिख दिए 2 ऑन। देखिए यहाँ पे एन का ई भी था, तो 2 वोवेल लगातार आ गया, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन, नंबर अल्फाबेट है तो हाइफन। तो इस कंपाउंड का यूनिक नेम हो गया ब्यूटेन 2 ऑन। तो दोनों का देखिए 4 कार्बन 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, तो दोनों के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया सेम। और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे, और होने वाले फेनोमेनन को फंक्शनल आइसोमेरिक कहेंगे। तो 2 पेयर हो गया, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर, और एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर क्या हो गया आपका कीटोन। नेक्स्ट पेयर भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये तीनों पेयर बहुत खास है। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर होता है आपका ईस्टर। क्या होता है, ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल हो गया आपका COOH, यही हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर का सिंबल आप लोग जानते हैं R, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, इसी को बोलते हैं ईस्टर। वो ऐसे भी ना लिखी एग्जाम में, कभी ऐसे लिख देगा RCOOR, दोनों ईस्टर ही है, नहीं समझेगा, नया नया आ गया अभी। देखिए आप यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप है, मतलब दोनों तरफ हमको कार्बन का संख्या निकालना है। तो मान लीजिए मेरे पास है ना 3 कार्बन का 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओके।
4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मान लिया कि इस अल्काइल ग्रुप के पास एक कार्बन का अल्काइल रह सकता है, 2 कार्बन का भी रह सकता है। फिलहाल हम माने कि यहाँ पर एक कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, तो बच गए रिमेनिंग कितने कार्बन मेरे पास, 1 2 3 4 में 2 कार्बन यूज हो चुका, बच गया 2 कार्बन, तो बचा हुआ 2 कार्बन देखिए इस खाली बॉन्ड के पास दिए, एक अल्काइल ग्रुप एक दूसरा अल्काइल ग्रुप, तो दोनों के पास कार्बन का संख्या 4 है, कार्बन का संख्या 4 है, दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या भी इक्वल होगा। अब ऑक्सीजन पे आते, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है मेरा, अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स, और होने वाली घटना को क्या बोलिएगा, फंक्शनल आइसोमेरिज। अब देखिए इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बन रखने वाला फंक्शनल ग्रुप। ये बोलता हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, तो प्रिंसिपल चलेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में लिख दिए एन, कार्बोक्सिलिक एसिड के सेकेंडरी सफिक्स के रूप में ओइक एसिड लिखते थे, नंबर के साथ बोलते थे हम, कि नंबर के साथ सेकेंडरी सफिक्स लिखिएगा, तो 1 ओइक एसिड यहाँ लिख सकते हैं, चाहे ओइक एसिड लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया मान लीजिए 1 ओइक एसिड, 2 भवे लगातार आ गए तो ई को हटा दिया, अल्फाबेट नंबर है तो हाइफन हाइफन। सर यहाँ देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ओइक और एसिड के बीच थोड़ा सा गैप देना रहता है, ये नियम है। सर अगर साथ में लिख देंगे तो क्या वो गलत हो जाएगा, समझे, हाँ वो अलग वर्ड है, समझे, एसिड बेस सॉल्ट आप सुनते होंगे ना, थोड़ा सा गैप रहता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा गैप रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड गैप देते हैं, तो यहाँ पे देखिए ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, यहाँ भी थोड़ा सा गैप दीजिएगा। इस कंपाउंड का यूपीएक नाम है ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, चाहे इसी को बोलते हैं ब्यूटानोइक एसिड, समझे, इसी का ही नाम हम लोग बोलते हैं ब्यूटानोइक एसिड। ये क्वेश्चन आप दिखा भी सकते नहीं दे सकते, दोनों हालत में सही होता है। अब यहाँ पे देखिए ये स्टर फंक्शन ग्रुप, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शन ग्रुप है, ये स्टर बोलता है हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है, और हम बताए थे आपको कि प्रिंसिपल चेन कार्बन की तरफ होता है, सिर्फ कार्बन का चेन होना चाहिए, इधर जाएगा देखिए ऑक्सीजन आ गई, मतलब ये प्रिंसिपल चेन एक का बाद 2 कार्बन मत करिए, ऑक्सीजन आ गया, समझे, तो कार्बन 1 कार्बन हो गया, ये हो गया 2 कार्बन, ये हो गया आपका 3 कार्बन। अब देखिए ये बन गया ब्रांच के रूप में, तो ब्रांच के रूप में लग रहा है सर ये तो मिथॉक्सी है, OCH3 मिथॉक्सी लग रहा है, रियली भी मिथॉक्सी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मिथाइल है, क्योंकि इस तरह का फंक्शन को बोले थे हम RCOOR, ये जो COO है ना यही मेरा स्टर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, R तो मेरा अल्काइल ग्रुप है ना, यहाँ पे देखिए ये COO, ये तो रियली में एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है, समझे, वो OCH3 नहीं, ये COOCH3 है, तो ऐसी हालातों में CH3 का नाम ब्रांच के रूप में आता है, CH3 को ब्रांच के रूप में क्या बोलते हैं हम लोग, मिथाइल, यहाँ पर लिखिए मिथाइल। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखते थे, यहाँ पे देखिए ये ब्रांच मिथाइल है, इसका पोजीशन कंफर्म नहीं हो रहा है कि कहाँ पे, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 आता तो बोलते 1 पर मिथाइल, लेकिन हमने कहा है यहाँ पे, तो CH3 को सिर्फ और सिर्फ हम मिथाइल लिखेंगे, यहाँ पर लिख दिया मिथाइल। अब देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म हो गया, फिर आता था प्राइमरी प्रीफिक्स, ओपन चेन है तो ओपन चेन के लिए कुछ भी नहीं लिखेंगे, फिर आता था रूट वर्ड, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया मेरा, प्रोप, तो यहाँ पर लिख दिया प्रोप, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम लोग एन, और स्टर फंक्शनल ग्रुप के लिए नाम के अंत में O8 लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, O8, यहाँ पर लिख दिए O8। तो इस कंपाउंड का यूपीएक नाम हो गया मिथाइल प्रोपानोएट। याद रखिएगा अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप भी थोड़ा सा यहाँ पे गैप रखना है, फिलहाल एग्जाम में ये नाम तो जल्दी यूज नहीं करता, ये यूज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर होता है तो क्या बोलिएगा, स्टर, ये भी थोड़ा सीख लीजिएगा तो और प्लस हो जाएगा, मान लीजिए एग्जाम में इस तरह घुमा दे तो क्वेश्चन बनता है, मतलब इसी तरह दे देगा 3-4 कार्बन का, अब बोलेगा इसमें से कौन सा फंक्शनल आइसोमर है, तो मान लिया स्ट्रक्चर देगा तो इस तरह फॉर्मेट आपको दिखाएगा कहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शन ग्रुप क्या है, एस्टर, हां फंक्शनल आइसोमर, एसिटिक एसिड का भी तो ये नहीं किसका बोले, एसिटिक एसिड, हां दोनों एक ही चीज है, कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन का ब्यूटानोइक एसिड हो गया, 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड लिए तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। देखिए एसिटिक एसिड मतलब क्वेश्चन 12th में बहुत पूछता है, वो भी बताइए देती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मामला क्रिटिकल है, इसलिए थोड़ा सा नहीं बता देते ना। 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड, और हम लोग जानते हैं कि RCOOR ये हो गया मेरा स्टर फंक्शनल ग्रुप,
यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप है। कार्बन का संख्या मेरे पास 2 ही है, समझे? तो एक कार्बन यूज कर लिए, बस ये रिमेनिंग कितना कार्बन, एक कार्बन। तो बचा हुआ अगर एक ही कार्बन आपके पास बचे ना, तो इस अल्काइल ग्रुप को कार्बन जरूर दीजिएगा किसी भी हाल में। सबसे पहले इसी अल्काइल ग्रुप को कार्बन दे दिए, ये मेरा क्या बन गया, CH3। ओके, अब सर 2 कार्बन, तो 2 कार्बन यूज कर लिया, आप यहाँ पर क्या दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। अब देखिए, देखने का भरम अच्छा देखिएगा, अगर ऐसे देखिएगा तो लगेगा अरे सर ये तो लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा दिखाई दे रहा है। इसको ढकिएगा तो इधर देखिए तो वही दिखेगा, COOH दिख रहा है आपको, समझे? नहीं पूरा देखिएगा तो देखिएगा सर ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप का RCOOR, यहाँ R के रूप में अल्काइल ग्रुप नहीं है। जैसे देखिए मेरे पास कार्बन का संख्या 2 ही है ना, तो मेरे पास 2 कार्बन, तो दोनों कार्बन यूज कर चुके हैं। हमको लगता है कि आर है तो वहाँ पे आप कितना चेंज जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ये सच है, वही करना है। जितना R रहता है ना, R के रूप में कार्बन का चेन जुड़ता है, समझे? लेकिन कभी कभी अगर मेरे पास कार्बन नहीं बचा तो ऐसे हालात में उसको खाली गुण थोड़ा छोड़ देंगे। तो कार्बन चाहेगा कि मेरे 4 गुण किसी वाला पूरा हो, तो 2 1 3 बॉन्ड है, तो 4th बॉन्ड में कुछ नहीं है, तो उसके पास क्या है, हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे CH3 है, तो यहाँ पर CH3 लगा दिए, दोनों तरफ 2 कार्बन का संख्या, 2 कार्बन का संख्या, 3 1 4 हाइड्रोजन हो गया, 3 और 1 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया और फंक्शनल ग्रुप आपका अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं, और होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये एग्जाम 12th में पूछता है, बोल देगा एसिटिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर है, इसी तरह का 4 ऑप्शन देगा, तो ये ऑप्शन आपको मानना पड़ेगा। एक और बनते 1 नंबर में लिखने का, राइट 1 आइसोमर्स ऑफ एसिटिक एसिड, ये बनाना पड़ेगा। इसका नाम ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो बोलता हम जहाँ खड़े होते वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चेन 2 कार्बन का हो गया, तो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या लिखते थे, एक। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में क्या लिखेंगे, एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए नाम क्या, तो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में हम लोग ओइक एसिड लिखेंगे। इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया आपका इथेनोइक एसिड, और 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को कॉमन नेम में एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया क्या, इसमें एग्जाम क्वेश्चन क्या आपको देखिए, एसिटिक एसिड का एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये पूछता है क्वेश्चन। एम्पिरिकल, हाँ एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसको कॉमन फैक्टर निकालते थे पहले, C2H4O2, पहले इसको सब कार्बन CH2O होगा, समझे, CH2 होगा। अब देखिए यहाँ पे इधर मान ले कार्बन कार्बन का चेन है, ऑक्सीजन के बगल में जो ग्रुप है उसको क्या बोलते थे, अल्काइल ग्रुप। तो इस्टर में सबसे पहले हम लोग अल्काइल ग्रुप का नाम लिखते हैं। अगर CH3 तो मिथाइल, C2H प्राइम रहता तो इथाइल, अगर बेंजीन का रिंग आता तो फिनाइल लगा देते, समझे? किधर से किधर, इधर, ये तो इस्टर है पूरा ना, इसको पूरे इस्टर है। तो CH3 के लिए क्या हो गया मेरा, मिथाइल। अब प्रिंसिपल चेन 1 कार्बन का हो गया, तो 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो गया, मिथ। कार्बन क्या, हम लोग हमेशा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड देखते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, मगर कार्बन कार्बन दिख नहीं रहा है, तो ऐसे हालात हम लोग खुद से क्या मान लेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ओके, यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स में अपने से हमको यहाँ पे एन कंसीडर करना पड़ेगा। ईस्टर के लिए नाम क्या लिखते हैं, OH, यहाँ पर लिखिए हम फिर से OH। देखिए 2 भोवे लगातार आ गए, तो प्राइमरी सफिक्स के ई को क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा। यहाँ पर OH था, तो यहाँ पर लिख दिया OH। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम है मिथाइल मिथानोएट। इसका देखिए कॉमन नेम क्या होता है, CH3 का नाम मिथाइल हो गया, तो 1 कार्बन के ईस्टर को फॉर्मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट। अगर 2 कार्बन आता तो इसी को बोलते हैं एसीटेट। फेमस एसिड थोड़ा सा बता दे रहे, 1 कार्बन के ईस्टर को क्या बोलिएगा, फॉर्मेट। देखिए 1 कार्बन को कॉमन नेम में फॉरम बोलते हैं, और 2 ऑक्सीजन के लिए कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एट, और यूपेक नेम में क्या बोलते हैं, उसी को OH। इस कंपाउंड का फिलहाल यूपेक नेम के मिथाइल मिथानोएट, और यूपेक मिथाइल मिथानोएट, और कॉमन नेम के मिथाइल फॉर्मेट। ये पेयर याद रखिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर क्या हो गया आपका, ईस्टर। कंफ्यूजन कर जा रहे हैं, 3 पेयर हो गया। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन था, ईस्टर नहीं था, ईथर। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर। एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन।
और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर इथर ईथर नहीं ईस्टर। कौन था? ईस्टर। इथर क्या है सर? अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर, अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर है। ये था ईथर, अरे ईस्टर तो अभी था, समझे। नेक्स्ट जोड़ा आपका साइनाइड। साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड होता है, आइसोसाइनाइड। तो देखिए यहाँ पे आइसोसाइनाइड, तो साइनाइड फंक्शनल का सिंबल होता है आपका Cn। तो देखिए जब साइनो ग्रुप का जो कार्बन है वह अगर अल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं साइनाइड। ओके, ये हो गया आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का सिंबल हो गया आपका Nc। तो जब अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ता हो तो उसको क्या बोलिएगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड। एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक तरह का एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, वो थोड़ा सा आगे बता देंगे। जैसे नाइन में देखिए, इस अल्काइल ग्रुप से एक बार कार्बन जुड़ा और ये भी साइनो ग्रुप है, लेकिन जब साइनो ग्रुप में कार्बन अल्काइल ग्रुप से जब कार्बन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं साइनाइड। और इसी साइनो ग्रुप को घुमा दिए, जब अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर हो गया आपका आइसोसाइनाइड। यहाँ पर देखिए, मान लिया CH3Cn लेते और यहाँ पर CH3Nc लेते, इसका कॉमन नेम की बात कीजिएगा तो मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा इसका नाम। इसका यूटेक नेम थोड़ा सा है, ये कार्बन का अटेनिक फंक्शनल ग्रुप है, दो कार्बन का प्रिंसिपल चेन होगा, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड होगा ई, सिंगल बॉन्ड के लिए बोलेंगे एन, और साइनाइड फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं नाइट्राइल, तो एन से हो गया नाइट्राइल, तो यहाँ पर लिख दिया नाइट्राइल। तो इस कंपाउंड का यूटेक नेम होगा आपका इथेनाइट्राइल, और इसका हो जाएगा मीथेन आइसोनाइट्राइल। हम समझ, थोड़ा लग रहा नाम की बहुत अलग अलग है, धीरे धीरे सीख जाइएगा। जैसे मान लीजिए चीजें टफ अगर नहीं बताएंगे तो कभी सीख भी तो नहीं पाइएगा, कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत तो करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा शुरुआत कर दे रहे, क्या पता इसे ही नाम दे के आपको एग्जाम में फंसा दे, तो लगेगा अरे यार तो पढ़ने नहीं की, तो हम लोग कुछ भी पढ़ेगा। देखिए जब भी पढ़ाई करते, पढ़ाई के लेवल हमेशा अच्छा रखना चाहिए। लेवल अगर टॉप रहेगा तो बॉटम लेवल वाला सोल्व कर लीजिएगा, और लोवली बॉटम रहेगा ना क्वेश्चन में लोवली नहीं चलेगा, फिर कुछ भी कर पाएगा। क्वेश्चन देखिएगा फिर रोइएगा, फिर देखिएगा फिर रोइएगा। तो लेवल हमेशा अच्छा ही रखना चाहिए। इसका नाम क्या आएगा? मीथेन आइसोनाइट्राइल। कॉमन नेम हो जाएगा इसका मिथाइल साइनाइड, इसका जगह मिथाइल आइसोसाइनाइड। कितना कितना पेयर बोले? पेयर बताइए। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर, एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन, एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन, और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर ईस्टर। इसको बोलिए, भूलिए ना, यही क्वेश्चन पूछता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर ईस्टर, और साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर आइसोसाइनाइड। अरे देख के नहीं बोल पाते, साइनाइड का फंक्शनल आइसोमर क्या है? आइसोसाइनाइड। आप बोलते लिख दीजिए, देखो ना जो नहीं बोल पा रहे। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, इसका है आपका अल्काइल नाइट्राइल। अब नाइट्रो बताए थे हम आपको, नाइट्रो का सिंबल होता है NO2। देखिए ये हो गया मेरा अल्काइल ग्रुप, तो जब अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ता है तो इसको बोलते हैं नाइट्रो अल्क एन, नाइट्रो अल्क एन। अल्क का मतलब हाइड्रोकार्बन, इसका मतलब हाइड्रोजन कार्बन तो उसको बोलता है हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन के लिए अल्क लिखते हैं, तो आर के लिए हमेशा क्या लिखते हैं? अल्क। इसका नाम हो गया नाइट्रो अल्क एन, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रो एल्केन। अब सही अल्काइल नाइट्राइड क्या है? तो अल्क का मतलब हो गया आर, वाइल का मतलब होता है खाली बॉन्ड, नाइट्राइड देखिए क्या होता है। अभी अल्काइल ग्रुप से कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। इसी नाइट्रो ग्रुप को इस तरह लिख सकते हैं हम लोग ONO, यही है। तो जब अल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन जुड़ जाता है तो उसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, लेकिन जब अल्काइल ग्रुप से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्काइल नाइट्राइड। यहाँ मिथाइल लगाइएगा तो यहाँ पर भी मिथाइल लग जाएगा, इथाइल लगाइएगा तो यहाँ पर इथाइल लग जाएगा, यहाँ बेंजीन का रिंग लगाइएगा तो यहाँ पर भी बेंजीन का रिंग लग जाएगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है? अलग अलग। तो ये दोनों आपस में कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर, और होने वाली घटना को क्या बोलते थे? फंक्शनल आइसोमेरिज। एक समय था जब हम बोलते थे ये नाइट्रो ग्रुप हमेशा ब्रांच ग्रुप में पाया जाता है। ये ब्रांच ग्रुप में इसलिए पाया जाता है ना क्योंकि
फांक्शनल ग्रुप का जो क्रम होता है सिनेप्टिक क्रम, वो सबसे नीचे में नाइट्रो पाया जाता है, समझे। तो नाइट्रो एल्केन का फंक्शनल आइसोमर कौन है आपका? अल्काइल नाइट्राइल, एक अंतिम पेयर है। तीन वाला शुरू वाला जो पेयर है ना, वहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा हुआ है, लेकिन ये सभी पेयर ऑप्शन में रखा है। डर नहीं, डरने की कोई बात नहीं, समझे, हिम्मत बांधे रखिए। अल्काइन है तो अल्काइन का फंक्शनल आइसोमर होता है आपका अल्काडाइन। अरे तो अब हम क्या अल्काडाइन है इसका नाम, समझे। देखिए अल का मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया, वाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन का प्रिंसिपल चेन लिए, वाइन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। मान लिया फर्स्ट नहीं, हाँ आप अपने से कुछ भी ले सकते हैं, 4 में लेके आप 8 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, समझे। लेकिन इतना कम मत लीजिएगा कि ये वाला केस पूरा ना हो, इस कंडीशन को भी ध्यान रखना पड़ेगा। डाइन होने के लिए कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, समझे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। यहाँ देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड को हटाएंगे तो यहाँ पर हमको 2 डबल बॉन्ड लाना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट पर एक डबल बॉन्ड रख दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट पर रख दिए। तो दोनों के पास कार्बन का संख्या 4 है, तो यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। दोनों के पास हाइड्रोजन का संख्या भी इक्वल होगा, यहाँ भी इक्वल होगा। तो सर यहाँ पे अंतर क्या है? तो यहाँ पे आप मल्टीपल बॉन्ड में अंतर है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड को हटा रहे हैं तो बदले में 2 डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या कराएंगे? फंक्शनल आइसोमर्स। और होने वाली घटना क्या बोली? अब फंक्शनल आइसोमेरिज। तो अल्काइन का फंक्शनल आइसोमर हो गया आपका अल्काडाइन। ये वाला ख्याल नहीं बोलिएगा जो हम आप बोलने जा रहे हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज में सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर, और फंक्शनल आइसोमर होने वाले फेनोमेनन को फंक्शनल आइसोमेरिज। फंक्शनल आइसोमेरिज होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2 2 4 आता तो 6 आइसोमेरिज, समझे। 2 चाहे 2 बोलिए, किस तरह बोलिए। एल्डिहाइड का, हाँ अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स ईथर। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स क्या हो गया? ईथर। एल्डिहाइड का कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कीटोन नहीं, ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल आइसोमर्स ईस्टर। और साइनाइड का आइसोसाइनाइड। और नाइट्रो एल्केन का अल्काइल नाइट्राइड। और अल्काइन का अल्काडाइन। अरे तो गर्व महसूस करना चाहिए कि ये सब टर्म आप ही लोग के लिए, समझे। अब सोचिए मत क्या बोले सब। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर क्या हो गया? ईथर। एल्डिहाइड का कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर। और नाइट्रो एल्केन का अल्काइल नाइट्राइड। और अल्काइन का अल्काडाइन। ठीक है। आप हम तो सुनते रहते गाँव में ना, सर अब जाए या हम नहीं सुनते? क्या चीज़ है? एक अंतिम सुनिए। क्या चीज़ सुनना है? समझा रहे सर। मेटा में सारे बैठे ला कुछ खा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका मेटा मेरिज। 10 मिनट रुकिए, खत्म हो जाएगा। मेटा मेरिज। देखिए मेरिज्म का, मेरिज्म कहाँ से आया हुआ? आइसोमेरिज्म से। तो मेरिज्म का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे सेम क्या होगा आपका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बोझ करेगा। मेटा का मतलब हो गया अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप देखिए जिसका मदर फादर सेम हो, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन अल्काइल ग्रुप आपका डिफरेंट हो, तो वही क्या कहलाएगा? मेटामर्स। और होने वाली घटना क्या बोलेगा? मेटामेरिज। एग्जाम में पूछता कि मेटामेरिज होता है, तो मेटामेरिज हमेशा डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में होता है। डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में। डाइवैलेंट फंक्शनल अभी बताए थे, क्या बताए थे? एक तो कीटोन। डाइवैलेंट फंक्शनल को एग्जांपल क्या था? एक आपका कीटोन, एक और था ईस्टर, एक और था आपका ईस्टर। R C डबल बॉन्ड O R। देखिए ना, दो खाली बॉन्ड आ गया, तो ये हो गया आपका डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। देखिए एक और डाइवैलेंट एग्जांपल है आपका, अगर खाली बॉन्ड NH2 रहेगा ना तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर खाली बॉन्ड और NH रहेगा तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइन। और अगर छूछे नाइट्रोजन होगा तो ये हो गया 3 डिग्री अमाइन। ये बहुत दिन के बाद बोलेंगे। देखिए NH2 ग्रुप रहेगा तो 1 डिग्री अमाइन, NH ग्रुप रहेगा तो 2 डिग्री अमाइन, और बेलमुंडा नाइट्रोजन रहेगा तो 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। हाँ बेलमुंडा
अरे कुछ याद रखिए ना, NH2 ग्रुप रहेगा तो कौन सा अमाइन 1 डिग्री अमाइन, NH ग्रुप रहेगा तो 2 डिग्री अमाइन, और C पर सिर्फ नाइट्रोजन रहेगा तो 3 डिग्री अमाइन। यहाँ पर खाली बॉन्ड कितना है 1, तो खाली बॉन्ड 1 है तो इसको 1 डिग्री अमाइन, खाली बॉन्ड 2 है तो इसको 2 डिग्री अमाइन, और 3 तो खाली बॉन्ड है तो 3 डिग्री अमाइन। तो ये हो गया मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, और ये हो गया ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो मेटामेरिन होने के लिए क्या लीजिएगा आप NH, मतलब 2 डिग्री अमाइन लेना पड़ेगा। आप एग्जांपल देखिए, ये मेरा डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इस खाली बॉन्ड में एक कार्बन रखे हैं और दूसरा खाली बॉन्ड में भी हम एक कार्बन रख रहे हैं। अरे बहुत तक पका रहे हैं आप। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन रखे हैं, राइट साइड में भी 2 कार्बन, तो इसी का हमको बनाना है डाइवैलेंट वाला मेटामेरिन बनाना है। तो कीटोन था तो यहाँ पर ले लिए कीटोन ही। अब देखिए यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 2 कार्बन है तो एक कार्बन कम कर दीजिए, तो 2 से कन्वर्ट कर दिए 1 में, तो बचा हुआ एक कार्बन है इस अल्काइल ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो 2 में से 1 जोड़ दीजिए, कितना कार्बन रहेगा आपका 3 कार्बन। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर सेम हो गया, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए मामला, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप आपका अलग अलग हो गया, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर आ गया मिथाइल ग्रुप। कीटोन के बगल में देखिए यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या आ गया प्रोपाइल ग्रुप, समझे। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन अल्काइल ग्रुप क्या हो गया अलग अलग। तो ये दोनों आपस में क्या कराएंगे मेटामर्स, और होने वाली घटना क्या बोलेगा मेटामेरिन। अब देखिए यही कीटोन के जगह पर अगर मेरा डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के रूप में NH ग्रुप रहता, NH ग्रुप, देखिए ये 2 डिग्री अमाइन है, इसमें यही हाल है, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन अल्काइल ग्रुप मेरा अलग अलग हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे फंक्शनल मेटामर्स, और होने वाली घटना क्या बोलेगा मेटामेरिन। मेटामेरिन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना चाहिए 4। अब चालू कीजिए शुरू से। आइसोमेरिन 4 था, पहला क्या था आपका चेन आइसोमेरिन, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिन, और तीसरा था आपका फंक्शनल आइसोमेरिन, और फोर्थ आपका मेटामेरिन। चेन आइसोमेरिन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4, पोजीशन होने के लिए 2 नहीं 3, समझे आप। फंक्शनल आइसोमेरिन होने के लिए 2 और मेटामेरिन होने के लिए 4। बताइए चेन आइसोमेरिन में सेम क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट प्रिंसिपल चेन का लेंथ, चाहे प्रिंसिपल चेन का साइज, तो उसी को क्या बोलते हैं चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर में आते हैं, सेम क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट क्या था पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट, मतलब इन तीनों का पोजीशन मेरा डिफरेंट था, तो वही क्या कहलाता था पोजीशन आइसोमेर्स। फिर था मेरा कौन फंक्शनल आइसोमेरिन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2, तो फंक्शनल आइसोमेरिन मिनिमम कार्बन 2 था। हाँ सेम क्या था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप था, डिफरेंट क्या था फंक्शनल ग्रुप। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते थे, और होने वाले फेनोमेनन को फंक्शनल आइसोमेरिन कहते थे। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर कौन था ईथर, एल्डिहाइड का कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का ईस्टर, और नाइट्रोएल्केन का अल्काइल नाइट्राइड, और अल्काइन का अल्काडाइड। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देगा एग्जाम में। एक है आपका मेटामेरिन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4, सेम क्या होना चाहिए था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। मेटामेरिन होने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 4, कैसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए था डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये दोनों आपस में मेटामर्स कहलाएंगे, और होने वाले फेनोमेनन को मेटामेरिन कहते हैं। ये चारों मेरिन में खत्म हो गया।